उफ, मैं तो तंग आ गया उस हेडलाइट से। अभी कल ही ठीक करवाई थी, आज फिर खराब हो गई। राज, यहाँ पे कितना अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों ना यहीं कहीं गाड़ी पार्क कर दे? यहाँ? तो फिर घर कैसे जाएंगे? पैदल? टैक्सी ले लेते हैं ना। इतने सुनसान रास्ते पे टैक्सी कहाँ मिलेगी? और टाइम जानती हो क्या हो रहा है? रात के 1:30 बज रहे हैं। खैर तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। फिलहाल तो पार्किंग गाइड से काम चलाते हैं। रास्ते में कोई नाइट गैरेज मिलेगा तो ठीक करवा लें। मेरा ख्याल है कोई कनेक्शन ही लूज हुआ होगा। कितना खराब रास्ता है। कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा। आउच! लगता है कुछ गाड़ी के नीचे आ गया राज। मुझे भी देखिए। हाँ चलो, और सही। बस चलो। क्या हुआ है सर? एक आदमी मर गया। तो बिना हेडलाइट्स की गाड़ी चला रहा था सर, और साइकिल वाले से टकरा गया। इनकी गाड़ी साइकिल के ऊपर से निकल गई सर, और ये सिर के बल गिर गया। इनका इसका सर फट गया और शायद ऑन द स्पॉट मर गया सर। शराब पी के तो नहीं चला रहा था? नहीं सर, शराब मैं बिल्कुल नहीं पीता सर। आई स्वेयर सर, मैं शराब नहीं पीता। सर, शराब बिल्कुल नहीं पीते सर। सर बस मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, ना ये आदमी और ना वो साइकिल। सच कह रहा हूँ। बिना हेडलाइट के गाड़ी चलाते हो? हाँ? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक आदमी की जान चली गई। देख, गाड़ी को पुलिस गैराज में भिजवा दो और इन दोनों को हिरासत में ले लो। नहीं सर, सुनिए सर। दिवाकर पाटिल, डीटीपी ऑपरेटर, मुकुंद केमिकल्स। फिफ्टीन मीनाक्षी कॉटेज, पाटोले गांव। जी दिवाकर यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। मैंने तो सोचा कि वही है, इसीलिए। मगर आप कौन हैं? मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, पुलिस। पुलिस? क्या हुआ? कैसे बताऊं? एक बुरी खबर है।
आइए एसीपी साहब, वो रात के एक्सीडेंट वाले केस में थोड़ी गड़बड़ है। क्यों? वो एक्सीडेंट वाली गाड़ी हमारे पास है, ड्राइवर ने कबूल भी किया है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एसीपी साहब, प्रॉब्लम है टाइम ऑफ डेथ, यानी कि साइकिल सवार की मौत कितने बजे हुई। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक कार ड्राइवर ने कबूल किया है कि एक्सीडेंट उससे लगभग रात को 1 बजे हुआ था। हाँ, उसने घड़ी देखी थी, उस वक्त ठीक 1:30 बजे थे। और लाश यहाँ लगभग रात को 2:30 बजे लाई गई, और तभी पाठक ने इसका टेम्परेचर नोट किया। देखिए एसीपी साहब, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में गर्मी होती है और उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.4। राइट। मौत के बाद धीरे धीरे ये गर्मी गायब हो जाती है, यानी कि लाश धीरे धीरे ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है। हर घंटे में 1.5 डिग्री यानी कि 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर कम होता जाता है। आप यूं समझिए एसीपी साहब कि ये एक फॉर्मूला है जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि मौत कितने बजे हुई। डॉक्टर साहब, आप हर रोज कोई ना कोई फॉर्मूला निकालते ही रहते हो यार। नहीं, होता तो हमारे फायदे के लिए ही। खैर बताइए। फॉर्मूला बहुत आसान है एसीपी साहब। शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर में से लाश का टेम्परेचर घटाओ और उसे 1.5 से डिवाइड करो। बस जो फिगर आता है समझ लो मौत उतने ही घंटे पहले हुई है। अच्छा, तो लाश जब यहाँ लाई गई तब इसका टेम्परेचर कितना था? 93.9, और उस समय 2:30 बजे थे। मतलब 98.4 में से 93.9 घटा दिए तो मिलता है 4.5। 4.5 को 1.5 से डिवाइड किया तो 3। 2:30 बजे से 3 घंटे पहले, मतलब 11:30 बजे। हाँ गुरु, दिवाकर की मौत 1:30 बजे नहीं 11:30 बजे हुई है। 11:30 बजे। और एक बात, क्या? जब गाड़ी साइकिल से टकराई तो साइकिल का पेंट गाड़ी पर लग गया होगा। ये देखिए, यहाँ से ये पेंट उतरा हुआ है और ये काला काला सा पेंट लगा हुआ है। ये गाड़ी के बम्पर का पेंट है। मैंने इसे स्क्रैप करके उतारा और जांच की तो पता लगा कि इसमें काले प्लास्टिक का पाउडर है जिससे गाड़ी का बम्पर बनता है। मतलब जिस गाड़ी ने इस साइकिल को कुचला है उसका बम्पर डैमेज होना चाहिए। एग्जैक्टली। और एक बात, ये देखिए, ये वो कांच के टुकड़े हैं जो हमें एक्सीडेंट की जगह से मिले थे। अब ये साइकिल के तो हो नहीं सकते, तो जाहिर है गाड़ी के ही होंगे। जांच करने से पता चला कि ऐसा कांच गाड़ी की हेडलाइट में लगता है। यानी जो गाड़ी इस साइकिल से टकराई है उसकी कम से कम एक हेडलाइट तो टूटी हुई होगी। वही तो। ओह, अब मैं समझा कि आप इतने परेशान क्यों हैं। इस गाड़ी की दोनों हेडलाइट सलामत है और बम्पर प्लास्टिक के नहीं बल्कि पुराने जमाने के मेटल के हैं, लोहे के। बिल्कुल। और एक बात, अगर ये गाड़ी साइकिल से टकराई होती तो इसमें कहीं कोई खरोंच तो होती, लेकिन इसमें बिल्कुल खरोंच का निशान है। एक बात और, जो गाड़ी उस आदमी के पैर से गुजरी ये उस टायर के निशान है, मगर ये इस गाड़ी के टायर के निशान से बिल्कुल नहीं मिलते। एसीपी साहब, मौत इस गाड़ी से नहीं हुई है। इसका मतलब है इस साइकिल को किसी और गाड़ी ने टक्कर मारी है। सर, क्या ये सही है सर? क्या मैं बिल्कुल बेकसूर हूं सर? मुझसे कोई गलती नहीं हुई सर। नहीं, कोई गलती नहीं हुई। लेकिन सर, मेरी गाड़ी तो साइकिल के ऊपर से निकल गई थी ना? हाँ, आपकी गाड़ी साइकिल के ऊपर से निकली थी जरूर, पर एक्सीडेंट होने के बाद। बाद में? जी हाँ, आप जब वहां पहुंचे उससे करीब 1.5 घंटे पहले एक्सीडेंट हो चुका था। वो आदमी मर चुका था। आपकी गाड़ी की हेडलाइट खराब हो जाने की वजह से आपने जमीन पे पड़े उस आदमी को देखा ही नहीं और आपने ये समझा कि आपने उसे मारा है। मैं तो अपने आप को खूनी समझ बैठा था। बिना हेडलाइट्स के गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है।
इसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। खैर, आपने उसे नहीं मारा है, आप जा सकते हैं। ये देखिए डॉक्टर साहब, बॉडी यहां पे गाड़ी के नीचे पड़ी थी। और ये देखिए, ये उसकी साइकिल ऐसे पड़ी थी। देखिए, हेडलाइट के कांच के टुकड़े अभी भी पड़े हुए हैं। इस तरफ पाटोले गांव है, जहां वो रहता था। सुधाकर, यहां से उठाओ। ये आदमी सड़क के बाईं तरफ से चल रहा था, लेफ्ट साइड से, और इस तरफ जा रहा था जहां वो रहता है। साइकिल के पीछे मडगार्ड पर काला पेंट लगा हुआ है, गाड़ी के बम्पर का। मतलब गाड़ी यहां से आई होगी और मड की तरफ गई। मड की तरफ, मड में कहां गई होगी? गाड़ी कहां गई होगी? यहां से आई, यहां एक्सीडेंट हुआ। ये गाड़ी कहां गई? कुछ बैलेंस गड़बड़ाया होगा या गाड़ी सीधी गई। ये एसीपी साहब, यहां आइए। ये देखिए, ये झाड़ियां देख रहे हैं आप, ये टूटी हुई हैं। इसका मतलब उसका बैलेंस गड़बड़ाया, गाड़ी यहां से गई। ये देखिए, ये यहां भी ये पत्ते टूटे हुए हैं। इसका मतलब एक्सीडेंट होने के बाद उसका बैलेंस गड़बड़ाया होगा, वो झाड़ियों की तरफ आया होगा यहां पर, ये, और झाड़ियों को कुचलता हुआ आया होगा। उसकी स्पीड बहुत तेज होगी, उसने जोर से स्टीयरिंग व्हील घुमाया होगा यहां पर। इसका मतलब यहां कुछ ना कुछ हुआ होगा इसके साथ, यहां कुछ ना कुछ हुआ होगा। बस यहाँ पेड़ है, पेड़ से बचा, पेड़ से बचाने के लिए। हाँ, यस, ये देखिए एसीपी साहब, ये देखा आपने सफेद पेंट। यस फ्रेडरिक सर, जहां से कार का पहिया गया तो वहां से घास के सैंपल इकट्ठे करो। दया, मेजर टेप देना। फिट 8 इंच, 32 इंच। इसका मतलब जमीन से 32 इंच ऊपर कार पर स्क्रैच होना चाहिए। दया, इसके ऊपर देना। सर, अब पता चल जाएगा गाड़ी कहां से आई और कहां गई। थोड़ी देर के लिए मान लो ये वो कार है जिससे एक्सीडेंट हुआ। ये यहां से आ रही है और यहां इसने साइकिल को पीछे से टक्कर मारी और दिवाकर के ऊपर से निकल गई और वहां पेड़ में जाकर के घुस गई, उधर सड़क के किनारे। चलो, ये तो क्लियर हो गया कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। अब गाड़ी के बारे में हम क्या जानते हैं? सबसे अहम बात यह है एसीपी साहब कि टक्कर मारने वाली गाड़ी एक कार है, एक कार। ये कोई ट्रक, टेम्पो या जीप नहीं। और ये बात हमें इस टायर के निशान से पता चलती है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये एक कार के टायर के निशान। और सर, दूसरी बात ये, इस कार का काले रंग का प्लास्टिक का बम्पर है सर, जो शायद टूट गया है। और उस कार पर स्क्रैच लगे हुए हैं, जमीन से 32 इंच ऊपर। कार की हेडलाइट टूटी हुई है और कार का रंग तो हमें पेड़ से पता चल ही गया है, सफेद, व्हाइट।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह भी पता चल गया है कि दिवाकर की मौत सर पर चोट लगने से हुई करीब 11:30 बजे। यस। वो गिरते ही मर गया। इसका मतलब है एक्सीडेंट रात को 11:30 बजे हुआ। यस सर। उस एरिया के सभी दुकानदारों से पूछताछ करो कि उन्होंने उस रात या उसके बाद ऐसी कार देखी है क्या, और रेडियो और केबल नेटवर्क्स पर भी अनाउंसमेंट करवाओ कि मड रोड या उसके आसपास शनिवार रात 11 और 12 बजे के बीच किसी ने भी ऐसी कार देखी हो तो वो हमें फौरन इन्फॉर्म करें। साहब हेडलाइट भी फूटी हुई है। अरे बाप रे, ये तो बम्पर पूरा उखड़ गया साहब। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। अरे साहब, गाड़ी को तो काफी चोट लगी है। पता है, इसीलिए तो तेरे पास आया हूं। ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। और सुन, ज्यादा सवाल नहीं पूछना, समझे? जी साहब। क्या है साहब, काम तो ज्यादा है लेकिन हो जाएगा। लेकिन पुलिस का मामला है, आप जानते हैं। पैसों की फिक्र मत कर, बस इस कार को ऐसा बना दे, ऐसा कर दे कि किसी को पता तक न चले कि इसका कभी एक्सीडेंट हुआ था। अरे साहब, आप फिक्र ही छोड़ दो। ऐसी चकाचक बना दूंगा ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं। मिस्टर डिकोस्टा, एसीपी प्रद्युमन, नमस्ते। आप हमें उस हिट एंड रन केस के बारे में बताने वाले थे ना? जी। तो बताइए। देखिए ऑफिसर, ये तो बताना मुश्किल है कि ये वही कार है या नहीं, और हम आपको जो बताने जा रहे हैं पता नहीं आपको वो किसी काम आएगा भी या नहीं, पर हमने इसे अपना फर्ज समझा कि चाहे कुछ भी हो जाए पुलिस को बताना ही चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये बाद में देखेंगे कि काम आएगा या नहीं। पहले आप बताओ क्या हुआ? सर, मैं और मेरी वाइफ सैटरडे नाइट को अपनी बेटी के घर से आ रहे थे। ऑर्ले में रहती है वो, मैरिड है। डिनर था वहां, रात के करीबन 11 सवा 11 बजे होंगे। हम ऑर्लेन से सांता क्रूज जा रहे थे। अरे ये कोई तरीका है क्या गाड़ी चलाने का? लेफ्ट और राइट में फर्क दिखता है क्या? नहीं, यू इडियट, दिखा भी नहीं दिया। जाने दो। रुक चुप रहो, गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है। अभी एक्सीडेंट होता था, बाहर निकलो जरा गाड़ी से। ए बुड्ढे, बैलगाड़ी चला, बैलगाड़ी कहाँ से चला दे लेक्चर देने के लिए? उसके गाड़ी चलाने के ढंग से ही लग रहा था कि वो जरूर एक्सीडेंट करने वाला। और आपने कहा कि रात के 11 सवा 11 बजे थे, और ये सब वही हुआ ऑर्लिम रोड पे? जी हाँ, मगर 11:20 या 11:25 होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। दया, सिटी मैप लेकर आना। अब हम मैप पर देखेंगे कि वो लोग आपको कहां मिले और एक्सीडेंट कहां हुआ। हाँ दया, जाओ। ये रहा मड, और ये ऑर्लिम। वो लोग आपको यहां मिले 11:15 बजे, और एक्सीडेंट हुआ यहां पर मड रोड पर 11:30 बजे, 8-10 किलोमीटर दूर। हाँ, हो सकता है सर। इतने टाइम में तो आसानी से वो गाड़ी वहां तक पहुंच गई होगी। वो गाड़ी सफेद रंग की थी जी। और उसके बम्पर काले रंग के थे जी। आपने उसके नंबर प्लेट पर ध्यान दिया था? अब इतना सब कुछ हो रहा था कि नंबर प्लेट कौन देखे। अच्छा, और कितने लोग थे गाड़ी में? एक ही लड़का था, और होगा करीबन 20 के आसपास का होगा। काफी जोर का म्यूजिक भी बज रहा था। 20 के आसपास खाली बियर का कैन फेंकना
गाड़ी इतनी रैश चलाना, वो भी पिए हुए। आपने अभी बताया कि गाड़ी में रिवर्सिंग म्यूजिक था। मतलब गाड़ी जब पीछे आ रही थी तब एक तरह का म्यूजिक बज रहा था। हाँ, बड़ा अजीब सा था, मैं उसे भूलूंगा नहीं कभी। ये शायद हमारे काम आ सकता है। देखिए डिकोस्टा साहब, हमें बाजार में से जितने भी म्यूजिकल रिवर्सिंग हॉर्न्स मिल सके हम सब लेके आए हैं। हम आपको बजाकर दिखाएंगे। आप देखिए उस गाड़ी में कौन सा हॉर्न लगा हुआ था। देखता हूँ साहब, ट्राई करता हूँ। गुड, सुधाकर बजाओ। नहीं 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 साहब, ये नहीं है साहब। सुधाकर बंद कर, दूसरा लगाओ। नहीं, ये नहीं बजाओ सुधाकर। बिल्कुल यही था, श्योर? 100% श्योर। सर, अब हमें पता चल चुका है कि उस कार में एक रिवर्सिंग हॉर्न लगा हुआ है और उसकी धुन कौन सी है। अब तो हमें पता लगाने में आसानी होगी सर कि वो कार कौन सी है। खबर ऐसा हॉर्न तो हर छोटी बड़ी दुकानों में मिलता है और फिर बेचने वाला कस्टमर्स के नाम पता थोड़ी लिख कर रखता है। एक बात और है दया, ये सड़क सीधे जेटी तक जाती है। इसके बाद में रोड नहीं, सिर्फ समुंदर है। इसका मतलब है वो लोग या तो इसी इलाके में रहते हैं या फिर यहीं की किसी जगह पर गए होंगे। मगर ऐसे सुनसान इलाके में वो लोग कहां गए होंगे, वो भी रात को 11:30 बजे। सर, जेट्टी से लेकर यहाँ तक मैंने सब चेक कर लिया। बस सिर्फ 2 जगह पे वो सफेद रंग की कार है और दोनों में वो रिवर्सिंग म्यूजिक नहीं है सर। अच्छा तो एक काम करो, दोनों गाड़ियों का नंबर ले लो, डॉक्टर सालुंखे को दे दो और उनसे कहो कि अपने आदमियों से वो गाड़ियां चेक करवाए। और बाकी के बंगले? सर, यहाँ 7-8 बंगले ऐसे हैं जहाँ टीवी सीरियल की शूटिंग होती है और शनिवार को यहाँ सिर्फ 3 जगह पे शूटिंग चालू थी सर, पर वहाँ पर ना सफेद रंग की कार कोई आई न गई। चलो ठीक है। ओके सर। बोलो सुधाकर। सर, कुछ बंगलों वालों ने बताया कि उनके यहाँ पार्टी होती है, मगर उस दिन कोई पार्टी नहीं थी। हाँ फ्रेडरिक्स। सर, मैंने मशहूर से पूछताछ की है। उन्होंने बताया सर कि पिछले शनिवार को बीच पर देर रात तक पार्टी चल रही थी। अच्छा जी सर। तो चलो। नमस्ते साहब। नमस्ते सर, ये वही लोग हैं जिनसे मैंने बातचीत की थी। अच्छा बताओ। हम पास के गांव में रहते साहब। शनिवार को यहाँ पार्टी हुआ था। अच्छा, कब शुरू हुई और कितनी देर तक थी? यही कोई रात के 8-9 बजे तक सब इधर आ गए थे साहब, और बहुत लोग तो जेटी से आए थे। पार्टी रात भर चलता रहा साहब। कैसे लोग आए थे पार्टी में? सब छोकरा लोग थे साहब, यही कोई 20-22 साल के। खूब पार्टी चला साहब, नाच गाना हुआ, गाना बजाना हुआ, और ये सुबह तक चलता ही रहा साहब। जब वो लोग थक गए तो चले गए यहाँ से। कितने लोग आए थे पार्टी में? बहुत लोग थे साहब, यही कोई। और क्या क्या हुआ साहब? वैसे जैसे बड़े लोग की पार्टी होता है। ऑल नाइट बीच पार्टी। सर एक मिनट। हाँ दया। फिर ये देखिए, यहाँ पर पड़ा हुआ
Caliban's all-night beach party, venue Mud Island, time 8:30 p.m. to 12:30 p.m. Date, अरे ये तो इसी सैटरडे का है। Entry ₹200। ये डेजमंड कौन हो सकता है? सर इसने बीच पार्टी रखने के लिए लोकल पुलिस स्टेशन से परमिशन तो ली होगी, हम वहीं से पता कर सकते हैं। और सर ये देखिए, टिकट पर प्रिंटर का नाम भी है, स्वस्तिक प्रिंटर्स। स्वस्तिक प्रिंटर्स कार। एसीपी साहब, मैंने वो दोनों कारें अच्छी तरह से चेक करवा ली जो हमें मड के बंगलों में मिली थी। उनमें तो एक्सीडेंट जैसा कुछ है ही नहीं। Hey man, what is this? ये क्या हो रहा है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? क्या किया मैंने? रिलैक्स रिलैक्स, जस्ट रूटीन इंक्वायरी डेजमंड। तुम डेजमंड हो ना? अब या? ये टिकट तुमने छपवाया है? अच्छा, आप वो बीच पार्टी की बात कर रहे हैं साहब, लेकिन मैंने परमिशन लिया था साहब। देखो, हमें किसी की तलाश है जो तुम्हारी बीच पार्टी में सैटरडे को आया था। उसके पास सफेद रंग की कार है जिसके काले बम्पर्स हैं और जिसमें एक तरह का रिवर्सिंग म्यूजिक लगा हुआ है। ऐसा लो सुनो। अब साहब, कौन कैसी गाड़ी चलाता है मैं कैसे बता सकता हूँ साहब आपको? देखो, हमारे लिए ये पता करना बहुत जरूरी है कि तुम्हारी पार्टी में कौन कौन आता है, समझे? आप बात को समझने की कोशिश कीजिए साहब। मैं सिर्फ पार्टियां ऑर्गेनाइज करता हूँ, खाना अरेंज करता हूँ, म्यूजिक अरेंज करता हूँ, टिकटें छपवाता हूँ, बेचता हूँ, पर वहाँ कौन कौन आता है मैं आपको ये सब कैसे बता सकता हूँ? क्यों? तुम किस किस को टिकटें बेचते हो तुम्हें मालूम नहीं? नहीं साहब, जिसके पास 200 रुपए होते हैं वो टिकट खरीद लेता है। कहाँ बेचते हो अपनी टिकटें? वो बांद्रा के ब्लू ऑयस्टर क्लब में साहब। वहाँ बहुत सारे लोग अपने टिकट का इंतजार करते हैं साहब। ऑयस्टर क्लब। पार्किंग तुम्हें देखते हो? जी हाँ। हम सीआईडी ऑफिसर्स हैं, तुमसे कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। बोलिए साहब। ये क्लब कितने बजे खुलता है? क्लब तो दिन में भी खुला रहता है, लेकिन दिन में जरा लोग कम आते हैं। शाम को बहुत रश होता है और 10 बजे के बाद तो साहब एकदम पैक। देखो, हम एक सफेद रंग की कार ढूंढ रहे हैं जिसका बम्पर काले रंग का है, और जब वो कार रिवर्स होती है तो ये म्यूजिक बजता है। कुछ याद आया तुम्हें? ऐसी कार है किसी के पास जो यहाँ आता है या फिर यहाँ का मेंबर है? सर ऐसा तो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सी गाड़ियाँ आती रहती हैं। आज तो सिर्फ 3 ही सफेद कारें हैं। सर आपसे मिलने दिवाकर की वाईफाई है, आइए। साहब कुछ पता चला? इतने दिन हो गए। जी नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, पर हम जल्दी उस कार को ढूंढ लेंगे। मेरे आदमी दिन रात उसी काम में लगे हुए हैं। क्लब बंद होने का टाइम हो गया सर, और काफी कम कारें बची है अब तो। अब इस समय और कौन आएगा सर? 4 दिन में सिर्फ 8 कारें ही हमारे मतलब की है। उनमें से पता नहीं हमारे काम का कोई निकलता भी है या नहीं। ये तो वही म्यूजिक है जो जॉन ने बताया था। हाँ सर, लेकिन रंग तो बिल्कुल अलग है, ये तो एकदम नई लग रही है। जो भी हो, नंबर नोट कर लेते हैं। MH02N8983। कार आपकी है? गाड़ी आपकी है? अरे भाई, आप कुछ बताएंगे? हमें हमारी कारों के साथ यहाँ क्यों बुलाया गया?
आप 2 मिनट रुकिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सब कुछ पता चला? क्यों भाई, तूने कुछ किया? नहीं डैडी। कुछ किया? नहीं डैडी। ये आपकी गाड़ी? देखिए, घर पे तो आपने कुछ बताया नहीं, अब कम से कम अब तो बता दीजिए कि आखिर चक्कर क्या है। ऐसे ही आप किसी को बुला लेते हैं कि गाड़ी लेके आ जाओ। देखिए, हमें एक ऐसी कार की तलाश है जिसने साइकिल सवार को कुचल दिया है। क्या? और हमें ये देखना है कहीं वो कार इनमें से तो नहीं। मतलब हमने कुचल दिया उसे? तूने तो कुछ नहीं किया ना? अब तक तो उसने बम्पर और रेडलाइट्स दोनों भी बदलवा लिए होंगे। तो क्या हुआ, जमीन से 32 इंच ऊपर गाड़ी के नीचे खरोंच का निशान होगा, और फिर टायर के प्रिंट का निशान है ना, इसे मैच करेंगे किस गाड़ी का? और फिर मैं टायर में से मिट्टी निकाल कर देखूंगा उसमें साइकिल का पेंट या खून है क्या। ठीक है सर, इस कार पर कोई रिपेयर नहीं हुआ है सर, और इसके टायर भी बिल्कुल मैच नहीं करते। देखा, हमें आईसी बुला लिया ना खामखा के। और ये कार भी वही है, बिल्कुल मैच नहीं करता। पहले ही बता दिया होता ना। इस गाड़ी के टायर हमारी ड्राइंग से मैच करते। मैच करते? अरे तूने कुछ किया? कुछ किया तूने कुछ किया? लेकिन सर, इस पर कोई रिपेयर के निशान नहीं है। अरे रिपेयर के निशान नहीं? कमाल करते हैं आप लोग, मेरे बेटे को बेकार में पिटवा दिया। सॉरी बेटे, सॉरी। सर, इस कार के टायर्स तो मैच नहीं करते, पर सर इसमें रिपेयर जरूर हुआ है। रिपेयर हुआ? ये देखिए सर, 1 साल पहले एक स्कूटर ने थोड़ा मार दिया था, मैंने रिपेयर करवाया था। अगर आपको चाहिए तो मैं गराज वगैरह का नंबर दे सकता हूँ आपको। तो बहुत नीचे है सर, जमीन से 12 इंच ऊपर है सर। 12 इंच तो बहुत नीचे है सर। गाड़ी का क्या है? इस गाड़ी के टायर ना तो मैच होते हैं, ना इसका कोई रिपेयर हुआ है। अच्छा, और ये गाड़ी? अभी यही आ रहे थे। ओह, यही वो गाड़ी है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। अच्छा, मैं यही सोच रहा था कि गाड़ी अभी तक आई क्यों नहीं। सर, इसका रंग अलग है पर उसका रिवर्सिंग म्यूजिक वही है सर, वही है। हमें फोन आया था और गाड़ी साथ में लाने को कहा गया। कहिए क्या बात है? एक्सीडेंट की छानबीन चल रही है। एक्सीडेंट? जी हाँ। तो देखिए इंस्पेक्टर, ये कार से कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरे फादर है मिस्टर विपिन चौधरी, एवलॉन टेक्सटाइल्स के मालिक। देखिए, आपके फादर क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ आपकी गाड़ी से मतलब है। तो कोई निशान नहीं है, टायर्स भी मैच नहीं कर रहे हैं, और सर इसके बम्पर्स भी ठीक ठाक है। मैंने कहा ना, मेरी कार से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। क्या मैं गाड़ी के पेपर्स देख सकता हूँ? पेपर्स? या आपने जल्दी में बुलाया इसलिए भूल गया। अच्छा, कोई बात नहीं। गाड़ी कब की है? 1996। 96? अच्छा, बहुत अच्छा। कहीं अपनी गाड़ी को पेंट तो नहीं करवाया पिछले हफ्ते? कहीं ये पहले सफेद तो नहीं थी? कहीं आपने इसके बम्पर्स और टायर्स चेंज तो नहीं करे? व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर, हमारी गाड़ी हमेशा से इसी रंग की थी, हमने इसे कभी पेंट नहीं करवाई। ऑफिसर, आप खामखा हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरी गाड़ी हमेशा टिप टॉप रहती है, बस। यही तो मैं कह रहा हूं कि 3 साल पुरानी गाड़ी और इतनी टिप टॉप कैसे? एक भी स्क्रैच नहीं? चली है कितनी? 17,570। और एक भी निशान नहीं? सरप्राइज है। हम इसे बहुत कम चलाते हैं, हमारे पास और भी कारें हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब, गाड़ी ऊपर चढ़ा कर देखते हैं। बिल्कुल। ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारी बात है, यकीन कीजिए। देखिए, ये कार से एक्सीडेंट नहीं हुआ, देखिए हमारी बात पर। यकीन कीजिए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हमारी कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ इंस्पेक्टर। आप समझने की कोशिश कीजिए। चलो।
देखिए ऑफिसर देखिए, डैडी प्लीज समझाइए। हमारा टाइम बहुत कीमती है। देखिए इंस्पेक्टर हमारी बातों को यकीन कीजिए, आपको कोई गलत समझ नहीं है। ये देखिए एसीपी साहब, आप हमें बताएंगे? ये वैसी झाड़ी का टुकड़ा है जो एक्सीडेंट की जगह पर थी। जी हाँ। समझाइए, एक्चुअली वो नहीं है। ये देखिए, ये उस साइकिल के स्पोक के निशान है। सब निशान यहाँ भी है। हाँ, ये देखिए। यस, यस। यहाँ ये देखिए एसीपी साहब, ये साइकिल का पेंट है, ये लगा हुआ। ये देखिए एसीपी साहब, ये भी साइकिल के स्पोक के निशान है। और ये देखिए, ये साइकिल का पेंट। यहाँ भी ये साइकिल का पेंट है। देखा आपने, गाड़ी के नीचे साइकिल का काला पेंट लगा हुआ है और स्पोक्स के निशान। प्लीज सर, देखिए सर, राइट हो दिस सर, ये है डॉक्टर सालुंगे की रिपोर्ट। इनकी गाड़ी के नीचे से जो काले रंग के निशान मिले हैं वो दिवाकर की साइकिल के रंग से बिल्कुल मिलते हैं। मेरी बात तो सुनिए, लेकिन सर यही है वो मैकेनिक सर जिसने मिस्टर चौधरी के कार पर काम किया था। जी हाँ साहब, मैंने किया था। मैंने चौधरी साहब की गाड़ी पेंट की थी साहब, और गाड़ी के हेडलाइट्स और बम्पर चेंज किया था और टायर भी। लेकिन ये सब चौधरी साहब के कहने पे किया साहब, मैं बेकसूर हूँ साहब। ये जानते हुए भी कि इस कार का एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस को इसकी तलाश है, तुमने इस कार को पूरी तरह से बदल दिया और फिर भी कहते हो तुम बेकसूर हो। दया, ले जाओ इसे। साहब माफ कर। सर मैं मानता हूँ सर मैं गाड़ी चला रहा था, अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा था। पता नहीं वो साइकिल वाला सामने कहां से आ गया। सर मेरी गाड़ी से टकरा कर जब वो गिरा, मैंने गाड़ी रोकी सर। सर उसके पास गया मैं, लेकिन सर वो मर चुका था। मैं बहुत डर गया था सर, मैं बहुत डर गया था। गाड़ी लेके वहां से भाग गया। सर मेरा विश्वास कीजिए, वो साइकिल वाला सामने कहां से आ गया मुझे बिल्कुल पता नहीं चला सर। हाँ, नशे में पता चलता भी कैसे। प्लीज एसीपी साहब, अगले हफ्ते मेरा बेटा अमेरिका जा रहा है डॉक्टरी पढ़ने। ये बहुत अच्छा लड़का है सर। अगर आज आप इसे गिरफ्तार कर लेंगे तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर। उस आदमी के घर वालों को मैं जितने कहें आप हर्जाना देने को तैयार हूं। हर्जाना तो आपको देना ही पड़ेगा मिस्टर चौधरी, और सजा सिर्फ आपके बेटे को ही नहीं आपको भी होगी। आपने सबूत नष्ट करने में मदद की है। ले जाओ इन्हें। सर प्लीज सर प्लीज बात सुनिए सर प्लीज। चौधरी साहब, अपने बेटे के भविष्य पर रोइए मत। पता नहीं ये कैसा डॉक्टर बनता है। डॉक्टर तो जान बचाते हैं, पर इसने एक जान ले भी ली। सर मैंने सारी नई किताबों पर हमारे लाइब्रेरी कार्ड्स लगा दिए हैं, तो मैं चलूं? जाओ बेटा। सर आप नहीं चलेंगे? काफी देर हो गई। थोड़ा पर्सनल काम है लगे। ओके, गुड नाइट सर।
लाख रुपए तैयार रखो, पुराने नोटों में, कोई चालाकी नहीं, नहीं तो जय मारा जाए। नमस्ते, मैं एसीपी प्रद्युमन। प्लीज बैठिए ना। आप इतनी रात गए मुझे मिलने आए हैं, कुछ खास काम है क्या? जी हाँ, बहुत जरूरी काम है। देखिए, मेरे हाथ एक ऐसी चीज लगी है जिसमें आप ही मुझे मदद कर सकते हैं। कहिए, बात क्या है? मैं माटुंगा में एक छोटी सी लाइब्रेरी चलाता हूँ, यशोधरा लाइब्रेरी के नाम से। अच्छा, तो कुछ हो गया है आपकी लाइब्रेरी में? कल दोपहर मैं लाइब्रेरी में बैठा था और मेरे कस्टमर आए। हमें लगा ये क्या था? मैं कब से रेनबो मैगजीन ढूंढ रहा था फरवरी इशू की। आप जाकर मिली है तो देखा कि इसके बीच के कुछ पन्ने फटे हुए हैं। आप खुद देख लीजिए। यहाँ 11, 17, 30, 44, ये सब गायब है। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरे कस्टमर्स ऐसा करते नहीं है। डोंट वरी, मैं दूसरी कॉपी रखता हूँ, मैं इसको देता हूँ। हाँ, इसके तो मैं ज्यादा कॉपी मंगवाता हूँ, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। शारदा बेटा, जरा इनका कार्ड बनाओ। कौन कर सकता है ऐसी बदतमीजी? उस फटी हुई मैगजीन को देखकर मुझे गुस्सा आया। मैंने उन फटे हुए पन्नों को फिर से देखा। अचानक मेरी निगाह कुछ निशानों पर गई जो गोल गोल से थे, जैसे किसी ने ऊपर वाले पेज पर कुछ निशान लगाए हो और वो नीचे आ गए हो। मैंने देखा वैसे निशान मैगजीन के कुछ और पन्नों पर भी थे। मैंने उसी मैगजीन की दूसरी कॉपी ली। उस मैगजीन के ऊपर उस फटी हुई मैगजीन के पन्ने को रखकर देखा। तब मुझे पता लगा कि वो निशान किन किन अक्षरों पर लगाए गए हैं। मैंने इसी तरह बाकी के पन्नों को भी मिलाकर देखा। आप कह दीजिए कि बुढ़ा सठिया गया है, मगर मुझे चैन नहीं पड़ा। मेरे दिमाग में घुस गया कि जरूर इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैंने उन अक्षरों को जोड़कर ही दम लिया। सारा दिल लगा दिया मैंने। तब जाकर मैं ये लाइन बना पाया। ये लाइन इसी मैगजीन के काटे हुए अक्षरों से बनी है। खन्ना, 50 लाख रुपए तैयार रखो, सिर्फ पुराने नोट। अगर कोई चालाकी की तो जय मारा जाएगा। रैंसम नोट? मैगजीन से अक्षर काटकर रैंसम नोट बना है। अक्सर अपहरण करने वाले फोन करने से या अपने आप लिखने से डरते हैं। वो जानते हैं इससे पुलिस उन्हें पकड़ सकती है। लेकिन जगनलाल जी, इन अक्षरों से कोई और लाइन भी तो बन सकती थी। यही लाइन क्यों? मैंने हर तरह से अक्षरों को लगाने की कोशिश की एसपी साहब, लेकिन इसके सिवा कुछ नहीं बनता। अच्छा दया, यही वो मैगजीन है ना जिसमें से रैंसम नोट बनाया गया था? नहीं, वो नहीं, ये है सब। रेनबो, फरवरी 1999। मैगजीन इसी महीने की है। रैंसम नोट इसी में से बनाया गया है। इसका मतलब है अपहरण भी इसी महीने हुआ है। दया सर, सारे रिकॉर्ड्स चेक करो और पता लगाओ कि पिछले 2 महीनों में किसी जय खन्ना नाम के आदमी के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई गई है क्या? यस सर। और जगनलाल जी, आप मुझे ये बताइए, ये मैगजीन कौन कौन ले गया था? हाँ साहब, मैं लिस्ट लाया हूँ ना। बताइए जी। 5 फरवरी से 14 फरवरी तक अरुण पटनायक। अरुण पटनायक। उसके बाद 14 से 18 फरवरी। 14 से 18 फरवरी
मिसेस ठाकुर। मिसेस ठाकुर ठाकुर 19 तारीख को हमारे पास थी और 20 से 23 सागर। 20 से 23 फरवरी सागर। सागर। फिर 24 से 27 कुंदन कुमार, मतलब कल तक। आज 28 फरवरी है। आ गया नीला, सही देखिए। जय खन्ना के लापता होने की कोई रिपोर्ट पूरे देश के रिकॉर्ड्स में नहीं है सर। हो सकता है उसके घर वालों ने डर के मारे रिपोर्ट ही लिखवाई ना हो। दया सर, डायरेक्टरी खोलो, के में देखो, के खन्ना, खन्ना में देखो। सर हाँ। सर एक बात, हम पुलिस वाले हैं और हमें ये एक्शन मिले होते तो शायद हमें भी 2-3 दिन लग ही जाते ये लाइन बनाने में, जो इसने 1 दिन में बना ली। लेकिन ऐसा तो नहीं सर कि ये सारी कहानी इसी की है। क्यों नहीं हो सकता? हमें भी इस बात को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। और मान लो कि ये बात सच है, तो फिर हमें ये पता लगाना चाहिए कि अपहरण किसका हुआ है। क्या जिसने मैगजीन ली है उन सब पर वॉच रखना शुरू करो, मगर ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि जय खन्ना को कोई नुकसान पहुंचे। ठीक है? जगनलाल जी, आज महीने का आखिरी दिन है। वो लोग मेंबरशिप के पैसे भरने के लिए कब आते हैं? इसी साहब कल फर्स्ट है, ज्यादातर मेंबर पहली तारीख को पैसे देने के लिए आते हैं। तुम कल सारा दिन लाइब्रेरी में रहो और जो लोग आते हैं उन सब पर निगाह रहो। यस सर। आ गया। सर इस डायरेक्टरी में तो 300 खन्ना है। अच्छा ठीक है, डायरेक्टरी में जितना भी खन्ना है उन सब के घर पर फोन करो और जय खन्ना के बारे में पूछताछ करो। मगर याद रखो, तुम जय खन्ना के बचपन के दोस्त हो। ओके? यस सर। आशा, ये कुंदन साहब है। और कुंदन साहब, ये आशा है। मैंने कहा था ना, मेरी एक भतीजी बेंगलोर में नौकरी करती है, उसकी सहेली है। ये कुछ दिन यहाँ नौकरी करना चाहती है। मैंने कहा भाई ठीक है, मैं बुढ़ा होने चला हूँ, अब ये मदद मिल जाएगी मुझे। अंकल आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगी। कुंदन जी, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ये देखिए, ये मैगजीन आप हमसे ले गए थे 24 तारीख से 27 तारीख तक। इसके कुछ पन्ने गायब हैं, फटे हुए हैं। फटे हुए? आपका मतलब है कि मैंने फाड़े? मुझे क्या मिलेगा मैगजीन फाड़ कर? हाँ नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा ना कि आपने फाड़े हैं। हो सकता है आपके घर में किसी ने, आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई मेहमान या कोई नौकर। देखिए आशा जी, मैं अकेला रहता हूँ और मेरे घर पे कोई नौकर भी नहीं है, और ये पन्ने मैंने नहीं फाड़े। 1 मिनट। हाँ, मुझे याद आया, ये मैगजीन जब मेरे पास आई थी, इसके पन्ने पहले से ही फटे हुए थे। लेकिन आपने पहले नहीं बताया। अब आपने बात की तो मुझे याद आया, मगर इसके पन्ने फटे हुए ही थे। कोई बात नहीं, आपसे पहले जो मैगजीन ले गए थे हम उनसे पूछेंगे। ये पेजेस मैंने नहीं फाड़े, और फिर किसी से ऐसा पूछना नहीं, समझे? सॉरी सर, सॉरी। अब बचे हैं पटनायक, मिसेस ठाकुर और सागर। मैडम, पटनायक सर ने मुझे भेजा है। ये मेंबरशिप की फीस दी उन्होंने। ओह नो, वो खुद नहीं आ सके? नहीं। चलो मैं। थैंक यू। ओके ओके, सॉरी। आ गया इन्हीं लक। सर हम कम से कम 150 फोन कॉल कर चुके हैं और 2 जय खन्ना मिले भी। फिर एक 55 साल का है जो अमेरिका में रहता है, उसका नाम है जयेश खन्ना, और दूसरा अजय खन्ना जो 2 साल पहले कार के एक्सीडेंट में मारा गया था। और कोई जय खन्ना नहीं मिला। नहीं नहीं दया, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। कीप ऑन ट्राइंग फ्रेडरिक्स। क्या बात है? देख रहा हूँ सर। देखो नहीं, आई वांट रिजल्ट, रिजल्ट। 51224849। हेलो, जय खन्ना है? अभी तक मिसेस ठाकुर सागर नहीं आए, हो सकता है शायद आज आए नहीं। हमें उनका कल तक इंतजार करना होगा। जगनलाल जी, हमारा हर पल कीमती है। वो अगर आज नहीं आए तो हमें उनके घर जाना पड़ेगा। आइए मिसेस ठाकुर, आइए। मुझे जरा आने में देर होगी। ये लीजिए आपकी फीस। मिसेस ठाकुर। अरे, लगता है आप यहाँ नहीं आई हैं। हाँ, मेरी भतीजी की दोस्त है, कुछ दिन यहाँ ही काम करेंगे। अच्छा। मिसेस ठाकुर, आपसे कुछ पूछना था। ये मैगजीन आप हमसे 14 तारीख से 18 तारीख तक ले गई थी। आपने जब ये लौटाई तो इसके पन्ने कुछ गायब हो गए। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कोई पन्ने नहीं फाड़े। हो सकता है आपके घर में किसी ने फाड़े हो। नहीं नहीं, मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो ये काम करेगा। मेरे साथ तो मेरी एक पेइंग गेस्ट रहती है, नीता।
और उसे तो मैगजीन पढ़ने का कोई शौक है ही नहीं। वो तो बस अपने बॉयफ्रेंड और अपनी नौकरी में ही बिजी रहती है। कोई बच्चा या कोई नौकर? नहीं नहीं, मेरे घर में कोई बच्चे नहीं है। हाँ, एक नौकर है किशोर, लेकिन उसे ये मैगजीन फाड़ के क्या मिलेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ये मैगजीन मुझसे पहले या मेरे बाद ले गया हो और उसी ने पेजेस फाड़े हो। हेलो मिस्टर सागर, मैं यशोधरा लाइब्रेरी से आई हूँ। ये मैगजीन आप हमारी लाइब्रेरी से ले गए थे। जब आपने लौटाई तो इसके कुछ पन्ने फटे हुए थे। मैं भी आपको दिखाती हूँ। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता मैडम, मैंने तो नहीं फाड़े ना। क्या बस यही पूछना था आपको? नहीं, और वो फीस के बारे में पूछना था। आपने मार्च महीने की फीस नहीं दी है। मुझे नहीं देनी है फीस और नहीं चाहिए आपकी मेंबरशिप। लेकिन क्यों मिस्टर सागर? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मकान बदल रहा हूँ। ओह, आप कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? आप अगर कहीं यहीं आसपास जा रहे हैं तो आप हमारे लाइब्रेरी के मेंबर रह ही सकते हैं ना। आपसे क्या कह रहा हूँ मैं, मेंबरशिप नहीं चाहिए आपकी मुझे। मुझे इतनी पूछताछ क्यों हो रही है? नहीं जाइए आप यहाँ से, जाइए, बहुत काम पड़ा है। ये मैगजीन जब मैं लाइब्रेरी से लाया था, मैं पता नहीं कहाँ रखकर इसे भूल गया था। मुझे मिली ही नहीं, और जब मुझे वापस मिली फौरन मैंने इसे लाइब्रेरी को लौटा दिया था। मैंने इसे खोलकर ही नहीं देखा, पढ़ना तो दूर की बात है। तो हो सकता है आपके घर में किसी और ने पढ़ी होगी, तो उसने कहीं वेल, मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ ये फ्लैट शेयर करता है। यू नो, हम किराया 50-50 शेयर करते हैं, लेकिन वो तो मैगजीन्स पढ़ता ही नहीं। मेरी बहन आई थी 2-4 दिन के लिए, हो सकता है उसने पढ़ी हो। मुझे तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। एक्सक्यूज अस प्लीज। ये शोर यार, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या? अरे पिछली बार जो तूने मुझसे 5,000 लिए वही तूने वापस नहीं किए हैं। लेकिन यार, इस बार बहुत जरूरी है। मैं वादा करता हूँ 2-4 दिन के अंदर तेरे सारे पैसे वापस कर दूंगा। कैसे वापस करे? कैसे वापस करेगा? तो तेरे पास तो नौकरी भी नहीं है। कुछ ही दिन की बात है यार, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर चांदी ही चांदी है। मैं तेरे सारे पैसे वापस कर दूंगा। प्लीज तू इसमें पूरी मदद कर दे यार। अच्छा रुक, मैं तुझे एक चेक कट कर देता हूँ। रुक, यहीं रुक। आप फाइन वाइन की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस कल आकर मेंबरशिप रिन्यू करवा जाइए बस। ओके ओके ओके, नमस्ते। फ्रेडरिक सुधाकर, पटनायक और उसके दोस्त पर कड़ी नजर रखो, खास तौर से उसके दोस्त पर। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, सब पता लगा। मैं थोड़े दिनों के लिए अपना घर बदल रही हूँ। क्यों, कोई खतरा है क्या? नहीं, मैं मिसेस ठाकुर के घर पे रहने जा रही हूँ, पेइंग गेस्ट बनकर। नमस्ते। नमस्ते, आओ आशा, आओ आओ अंदर आओ। ला मैंने। ना कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपने घर में मुझे पेइंग गेस्ट रखा। दरअसल मैं जगन्नाथ अंकल पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैंने सोचा कि कमरा लेकर अलग ही रहूं। वैसे 1-2 महीने में मेरी नई नौकरी लग जाएगी, फिर मैं ऑफिस के पास ही कोई कमरा ले लूंगी। कोई बात नहीं आशा, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। वो मेरी पेइंग गेस्ट है ना नीता, बस कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाएगी, फिर वो फौरन चली जाएगी। मैं अकेली यहाँ रह जाऊंगी। देखो बेटा, तुम्हारा कमरा ऊपर है। हाँ चले? ओह बाप रे, तुम्हारा सामान तो बहुत भारी है। मैं किशोर को बुलाती हूँ, रुक जाओ। किशोर, 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 ये सामान ऊपर ले जाओ। अरे ओ किशोर, ये मेरा नौकर भी ना पूछो मत, न जाने बिना बताए कहाँ चला जाता है। आजकल रात को घर भी देर से आता है, 2 हफ्ते से देख रही हूँ। पहले तो वो ऐसा नहीं था, पता नहीं उसे आजकल क्या हो गया है। कोई बात नहीं, मैं खुद उठा लूंगी ना। अच्छा रुको रुको, लगता है शायद किशोर आ गया। हाँ अरे नीता, आकाश, आओ आओ आओ। नीता, ये है आशा,
तुम्हारे साथ वाले कमरे में रहेगी। हेलो। और आशा, ये है आकाश, नीता का मंगेतर। इन दोनों की शादी होने वाली है। अच्छा। आकाश बेटा, मेरा एक काम करोगे, जरा आशा के सामान ऊपर पहुंचा दो ना। आज फिर किशोर कहीं गायब हो गया, देखो ना। क्यों नहीं लाइए। सॉरी वार्डन। काफी भारी है। हाँ बेटा हाँ। किशोर, कहाँ गया था तू? तुझे कितनी बार बोला है मुझे बिना बताए मत जाया कर, तेरे समझ में नहीं आता? मेम साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मैं डॉक्टर के पास चला गया था। झूठ मत बोल, मुझे मालूम है तुझे कुछ नहीं हुआ है। रोज कोई ना कोई बहाना बनाता है। जा ऊपर जा, आशा मैम सर का रूम साफ कर। हेलो, मैं जय खन्ना से बात कर सकता हूँ? हाँ, यहाँ पर कोई बाहर गए हुए? अच्छा, मैं उसका स्कूल का फ्रेंड अजित बोल रहा हूँ। कब आएंगे? ऑफिस के काम से दिल्ली गए हुए? अच्छा, उससे कहो तुम भी दिल्ली जा रहे हो, उसे वहीं मिल लोगे। हाँ, वैसे मैं भी कल सुबह दिल्ली जा रहा था, वहीं मिल लूंगा उसे। दिल्ली का कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं मुझे? आपको याद नहीं है? अच्छा। दिल्ली में वो जिस होटल में ठहरा हुआ है उसका नाम बता सकते हैं आप? वो भी याद नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में फोन करूंगा। ओके, थैंक यू। ये वही आदमी है, वो झूठ बोल रहा है, डरा हुआ है बेचारा, इसलिए झूठ बोल रहा है। नाम क्या है? सर, राकेश खन्ना, मैलिबू एस्टेट, वालकेश्वर। राकेश खन्ना, मैलिबू एस्टेट। राकेश खन्ना, मैलिबू एस्टेट। अरे ये तो वो वही अपना टेक्सटाइल किंग राकेश खन्ना। हमें इससे मिलना चाहिए, मगर किडनैपर्स ने इसके घर पर नजर रखी होगी और हमें उसके बेटे की जान खतरे में डालनी नहीं चाहिए। हेलो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। मुझे जरा मिस्टर जनार्दन से बात करवाओ जल्दी। हाँ जनार्दन साहब, बॉस एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। मदद चाहिए यार, जी हाँ, इमरजेंसी है। हाँ, केस के सिलसिले में ही है। सी, मैलिबू एस्टेट वालकेश्वर में आधे घंटे के लिए लाइट बंद करवा सकते हो? इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज। ग्रेट, खोलो जल्दी। पहले फ्यूज खोलो। वायर देखना, वायर देख। कौन है भाई? अब सुनो, ये मीटर राकेश खन्ना जी के नाम पर है ना? हाँ, ये देखिए, ये आपका बिल है। अच्छा, जाइए, उन्हें बुलाइए, उनसे बात करनी है। हाँ, जाइए। और हाँ, घर में कौन कौन है उन सबको यहाँ बुला के लेके आना। इस बिल पर उनकी दस्तखत लेनी है। ये मीटर का मामला है, जरा प्रॉब्लम है। जाइए। मीटर ठीक करने के लिए सबके साइन लोगे? हाँ भाई, जरूरी है, जाइए। दया, क्या होता है दया? इस घर में बड़ी अजीब सी शांति फैली हुई है, यही कुछ हुआ है। खोलो दया, वो रेड वायर। आइए। हाँ, आपको सामने बुलाया। आप राकेश खन्ना जी? जी। इतनी सी बात के लिए मेरी क्या जरूरत पड़ गई? बताता हूं। तुम जाके बाहर का बड़ा मीटर बॉक्स चेक करो। आप दिखाओ इन्हें, जाइए। आइए। खन्ना साहब, आपकी लाइट अभी आ जाएगी। हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से नहीं है, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी। सीआईडी? मुझे आपसे अकेले में बात करनी थी, इसलिए ये सब करना पड़ा। हमें पता चल गया कि आपके बेटे जय का किसी ने अपहरण कर लिया है। हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। पर आपको ये सब कैसे मालूम पड़ा? देखिए, ये सब बताने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे आप प्लीज डिटेल में बताइए, ये सब कब हुआ? देखिए प्लीज, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। मुझे सीआईडी से कोई मदद नहीं चाहिए।
पता नहीं आप लोगों को सब कुछ कैसे मालूम पड़ गया। अन्ना साहब, आप इन लोगों को नहीं जानते। हमारा ऐसे लोगों से रोज पाला पड़ता है। देखिए, आपके बेटे को छुड़वाने के लिए हम मदद कर सकते हैं आपकी। मैं आपकी मदद के बिना ही अपने बेटे को छुड़ा लूंगा। मैं पैसे दे चुका हूं उन्हें। क्या? अब कब से मेरी बात टाल रहे हैं? मैं यहाँ रोज आती हूँ, रोज फोन भी करती हूँ, और हर बार अब यही कहते हैं कि जय अब तक आया नहीं। मैंने आपको बताया ना सीमा जी कि वो घर पर नहीं है, वो दिल्ली गया है किसी जरूरी काम से। इतना भी क्या जरूरी काम था जो मुझे बिना बताए चला गया? और आप कह रहे हैं कि आपके पास ना उसका एड्रेस है ना फोन नंबर। और रागेश अंकल कहाँ हैं? वो मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहते? ये सब क्या हो रहा है रामू काका? साहब भी घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? दया, इस लड़की से हमें कुछ पता चल सकता है। गाड़ी का नंबर नोट कर लो। देखिए, जय मेरा फियांसी है, मेरा मंगेतर। सितंबर में हम दोनों की शादी भी होने वाली है। 14 फरवरी की सुबह जैसे मेरी फोन पर बात हुई थी, हम दोनों डिनर पर मिलने भी वाले थे, पर जय वापस आया ही नहीं। देखिए, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। जय की जिंदगी का सवाल है। जय का अपहरण हुआ है। यस, जय हैज बीन किडनैप्ड। किडनैप्ड? जी हाँ, किडनैप्ड। एक बात बताइए, जय से आपकी बात 14 तारीख को हुई? जी हाँ। और उस रात वो डिनर पर भी नहीं आया? नहीं। इसका मतलब है जय का अपहरण उसी दिन हुआ है, 14 तारीख को। सर, मिस्टर पटनायक ने वो मैगजीन 14 तारीख को लौटा दी थी और मिसेस ठाकुर वो मैगजीन उसी दिन ले गई थी। मतलब पटनायक और उसका दोस्त सुधीर, या फिर मिसेस ठाकुर, उनकी पेइंग गेस्ट नीता, या उनका नौकर किशोर, इनमें से ही कोई एक हो सकता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर एक बार हमारी शादी के इनविटेशन कार्ड्स थे। कार्ड्स? वेरी नाइस। देख लो भाई। नहीं, वो अपॉइंटमेंट डॉक्टर चला जाएगा ना, फिर अपॉइंटमेंट है। ओके, कल देख लूंगी। ओके, श्योर। चलो, सी यू। हाँ, बाय बाय। हेलो। हाँ आशा, बोलो। क्या तुम्हें चकमा देगा? तुम उसका पीछा भी नहीं कर पाई? ओह डैम इट। अच्छा सुनो, तुम घर में जाकर उसका इंतजार करना, वो शायद वापस आएगा। ओके? हाँ, फ्रेडरिक से कहो कि वो पटनायक के घर के बाहर छिपक कर रहे हैं। सुधीर कुछ भी कर सकता है। ड्राइवर बैग लेकर आ रहा है। और ये क्या? सुधीर पैसे दे रहा है? 2, 3, 4, 5 पूरे हो गए पैसे। ओके, मिलते हैं, बाय। किशोर कहाँ गया होगा? कल रात से गया है, अब तक नहीं आया। कहाँ जाना चाहते? जहाँ तुम ले चलो। अरे आशा, कुछ परेशान नजर आ रही हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं किशोर कहीं दिख नहीं रहा, मुझे उससे कुछ काम करवाना था। वो तो हमेशा ही गायब रहता है, बड़ा अजीब आदमी है वो। छोड़ो उसे। कल रात तुमने हमारे शादी के कार्ड देखे ही नहीं, पर शादी पर तो आओगी ना? हाँ जरूर, लेकिन कब है शादी? बस इसी महीने के आखिर में आना जरूर। ओके? हाँ जरूर, लेकिन इतनी जल्दी? भाई, मेरी नौकरी लग गई है कनाडा में, बस वहां से कॉन्फर्मेशन मिलते ही मुझे वहां जाकर ज्वाइन करना पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर हम दोनों की शादी इससे पहले हो जाती है तो हम दोनों कनाडा एक साथ जा पाएंगे, राइट? लेकिन नौकरी के लिए कनाडा जाने की क्या जरूरत है? यहाँ नौकरी की कमी है क्या? देखिए, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और कनाडा में मेरी लाइन का काम बहुत है, पैसे भी अच्छे दे देते हैं। यहाँ जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था वो बंद हो गया। मैं देखती हूँ। किशोर अब आ रहा है। कहाँ गया था?
कल रात से गायब है। मैं मेम साहब कहीं काम में फंस गया था, सॉरी। मैंने आपको क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी? ये वो मेम साहब, मैं आ रहा था तो एक स्कूटर वाला मार के भाग गया। कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा मेम साहब। आशा का फोन था। किशोर कल रात से गायब था और आज जब वो घर वापस आया तो उसके हाथ पर खरोंच के निशान थे और अचानक कहीं से उसके पास काफी पैसा भी आया है। सर सुधाकर ने भी फोन किया था कि सुधीर के पास भी काफी पैसा आ गया है। उसने पटनायक से उधार लिया हुआ सारा पैसा लौटा दिया है सर, और उसके पास नई कार है और अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया है। अच्छा, और खन्ना साहब ने अपहरण करने वालों को पूरे पैसे दे दिए। इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ लेकिन बात क्या है? अच्छा, आई सी, ठीक है, हम वहां पहुंचते हैं। डॉक्टर सालुंखे का फोन था। बांद्रा खाड़ी में से किसी आदमी की लाश मिली है, उम्र 20 साल के आसपास। नहीं नहीं, हे भगवान, ये क्या हो गया? उसने इसको मार दिया। खन्ना साहब, बीच में टोकने के लिए मैं माफी चाहता हूं। एक बेटे के मरने का दुख हम सभी लोग समझ सकते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको कह सकता हूं, अपहरण करने वालों ने इसे नहीं मारा है। आपका बेटा दमे का मरीज था, अस्थमा था उसे। कन्ना साहब आइए, चलिए अब थोड़ा आराम कर लीजिए। चलिए एसीपी साहब, इसके फेफड़े में म्यूकस के अंश हैं और इसकी सांस की नली भी सिकड़ी हुई है। इट इज इन अ श्रंकन स्टेट और मुंह पर पट्टी बांधने के निशान है। उसी पट्टी की वजह से इसे दमे का अटैक आया होगा। सांस नहीं ले पाया होगा, दम घुट गया और ये मर गया। किडनैपर्स डर गए होंगे और उन्होंने घबराकर जय की लाश खाड़ी में फेंक दी होगी। एक बात और है एसीपी साहब। क्या? ये देखिए, इसके नाखून के नीचे खून और चमड़ी के टुकड़े हैं। आशा ने बताया भी था कि किशोर के हाथ पर खरोंच के निशान हैं। कहीं ये वही तो नहीं? फॉरेंसिक के जरिए इस स्किन से हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा। सबको पूछताछ के लिए लेकर आओ, पटनायक, सुधीर, किशोर और मिसेस ठाकुर। तुम सीआईडी ऑफिसर आशा? हमें तो पता ही नहीं था। ये किशोर को यहाँ क्यों लाया गया है? हमें किडनैपिंग केस की अपहरण की छानबीन कर रहे हैं। आप प्लीज यहीं ठहरिए। जाने क्या होने वाला है? ये उससे क्या पूछ रहे हैं? ये आदमी कौन है? और वो देखो, वो ऑफिसर किस तरह से पूछताछ कर रहा है। एक हफ्ता पहले तो तुम्हारे पास एक पैसा नहीं था। तुम तुम्हारे रूममेट पटनायक के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, और कल अचानक तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया कि तुमने पटनायक के 8,000 रुपए एक साथ लौटा दिए। नई कार भी ले ली, नया फ्लैट भी। ये सारा पैसा कहां से आया? मैं आपसे कह तो रहा हूं कि मुझे सन इलेक्ट्रॉनिक्स में एरिया सेल्स मैनेजर की नौकरी मिल गई है, और ये फ्लैट और ये गाड़ी मुझे कंपनी की तरफ से ही मिली है सर। अच्छा, मुझे कुछ एडवांस भी मिला था जिससे मैंने पटनायक के सारे पैसे लौटा दिए।
सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई अपहरण नहीं किया सर। सुना है आजकल नौकरी में मन नहीं लगता तुम्हारा, बिना बताए घर से निकल जाते हो, घंटों तक गायब रहते हो और कभी कभी तो रात भर लौटते भी नहीं हो। साफ साफ बताओ आखिर चक्कर क्या है? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने जय खन्ना को किडनैप किया और उसके पिताजी से 50 लाख रुपए मांगे। 50 लाख? हाँ 50 लाख। अरे साहब, मैंने जिंदगी में 50,000 नहीं देखे। तो फिर तुम्हारे पास अचानक इतने पैसे कहां से आ गए? साहब मैं आपको क्या बताऊं, मुझे जुए की बुरी लत लग गई है। मलाड में एक जगह है स्टार क्लब, मैं वहीं जाता हूं। अच्छा, तो ये पैसे तुमने जुए में जीते हैं? अच्छी कहानी। अभी पता लगवाते हैं। मैं अपने आदमियों को स्टार क्लब में भेजकर पता लगवाता हूं कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं। और ये चोट कैसे लगी? वो एक स्कूटर वाला मार गया। स्कूटर वाले ने या जय ने? आशा, इसे डॉक्टर सालुंकी के पास लेके जाओ और उनसे कहो कि इसके हाथ की चमड़ी का सैंपल और जय के नाखून में फंसी हुई चमड़ी दोनों मैच करके देखें, एक जैसी है या नहीं। यस सर। नहीं साहब। वाकई? हाँ नहीं। एक माइक्रोस्कोप में मैंने चमड़ी का वो टुकड़ा रखा है जो हमें जय के नाखूनों से मिला था, और दूसरे में ये टुकड़ा रख के देखता हूं। दोनों को मैच करके देखते हैं। अगर मैच हो गया तो ये किशोरी मुजरिम है। हाँ डॉक्टर साहब। मैच नहीं होता? नहीं। एक बात और इसी के साथ, पोस्टमार्टम के बाद जय के लंग्स यानी फेफड़े को काट कर मैंने उसकी अच्छी तरह से जांच की, यह जानने के लिए कि आखिर उसे दमे का अटैक आया क्यों। तो क्या पता चला? आप खुद ही देख लीजिए। डेड सेल्स के अलावा आपको और क्या दिखाई देता है? कुछ गोल और कुछ आड़े तिरछे कण नजर आ रहे हैं। काफी सारी चीजों से मिलाने के बाद मुझे ये पता लगा एसीपी साहब कि ये सीमेंट और ईंट के कण हैं। सीमेंट और ईंट? जी। इसे साफ पता चलता है एसीपी साहब कि जय को जहां बंद करके रखा गया होगा वहां ईंट और सीमेंट की धूल होगी और इसी से उसे दमे का अटैक आया। सीमेंट और ईंटें, वो कौन सी जगह हो सकती है? तुम लोग चारों तरफ फैल जाओ, एक एक कोना देखो, एक एक फ्लोर देखो, जरूर यहां कुछ मिलेगा। दया मेरे साथ आओ। सुधाकर यहाँ।
ये देखो, यही वो जगह है जहां जय खन्ना को रखा गया होगा। मेरा शक सही निकला है। ये वो रस्सी का टुकड़ा जिससे उसके हाथ बांधे गए होंगे, यहां वो बैठा होगा, ये उसके हाथ के निशान, वहां ऐसे सर रखकर वो लेटा होगा। ये वो सीमेंट की गोनी का टुकड़ा जिससे उसका मुंह ऐसे बांधा होगा। दया, ये टुकड़ा डॉक्टर सालुंकी के पास भेज दो और उनसे कहो कि इस पर जो सलाइवा है वो जय खन्ना के सलाइवा से मैच कर देंगे। यहाँ लाइट क्यों नहीं चल रही? लाइट नहीं चल रही है। वो वाली स्विच लाइट कहाँ पे? वहाँ पर। बिल्कुल अंधेरा है। ये भी काम नहीं कर रहा। ऊपर कौन है? कौन है वहाँ? तुम यहाँ पे कैसे आए तुम लोग? कौन है यहाँ? कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? पीछे चले जाओ। कौन है आप लोग? क्या चाहते हो आप लोग? आप यहाँ आइए। आशा तुम, ये हो क्या रहा है? आप यहाँ आइए। जय खन्ना के अपहरण और उसकी मौत का जिम्मेदार होने पर मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। देखिए, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी का अपहरण नहीं किया। अरे मैं तो एक सिविल इंजीनियर हूँ और इसी बात से आप पकड़े गए। फोरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट से हमें पता चला कि जय खन्ना को जहां रखा गया था वहां रेत, ईंटें, सीमेंट, बजरी ये सब होने चाहिए। ये सब कहाँ हो सकते हैं? एक बिल्डिंग में जो बन रही है, और उस बिल्डिंग का पता हमें मिसेस ठाकुर ने दिया जहां तुम पहले काम करते थे। तुम अच्छी तरह से जानते थे कि उस बिल्डिंग का काम अब बंद है, बस तुमने जय खन्ना को कैद करके वहीं रखा। नहीं, ये सच नहीं है। ये झूठ है, गलत है। सर, आकाश ने जो एड्रेस बताया था वहां से उसके 2 आदमियों को पकड़ लिया है। ये जय ने नोचा ना तुम्हें मरते वक्त? जी हाँ सर। मेरी नौकरी छूट जाने के बाद जब 6 महीने तक मुझे कोई और नौकरी नहीं मिली तो मैंने एक प्लान बनाया सर। फिर हमने एक दिन जय खन्ना का उसके घर से पीछा किया और एक सुनसान जगह पर उसका अपहरण कर लिया सर। हम उसे मारना नहीं चाहते थे सर। हमने तो ये सोचा था कि एक बार पैसा मिल जाएगा तो हम उसे छोड़ देंगे सर। पर वो मर गया। उसे दमे की बीमारी थी। सर मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। उसका दम घुटने लगा सर। उसे दौरे से आने लगे और इसी दौरे में शायद उसने मित्तल को नोच दिया। हम उसकी मदद करना चाह रहे थे लेकिन उसने दम तोड़ दिया सर। तब तुम घबरा गए और उसकी लाश को तुमने खाड़ी में फेंक दिया। सर हम लोग डरे हुए थे सर। और फिर पैसा तो हमारे पास आ चुका था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कनाडा चला जाऊंगा। शायद वहां पर मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। मगर तुम पकड़े गए। एक समझदार लाइब्रेरियन ने तुम्हें पकड़वा दिया और फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।